Hello, good morning students. Today we'll study class 7 civics. Chapter 5 women change the world part 2. Part 1 में हमने देखा किस तरीके से कि वुमेन और इसमें डिफरेंस रहते हैं और उन्होंने कितने मूवमेंट्स किए, औरतों को किस तरीके से अलग रखा जाता है। एक हमने देखा लक्ष्मी लकड़ा के बारे में देखा हमने कि वो फर्स्ट इंजन ड्राइवर बनी, है ना। और हमने पढ़ा कि लोग ये बिलीव करते हैं, और हमने पढ़ा था इनके बारे में, किनके बारे में पढ़ा हमने, रमाबाई के बारे में पढ़ा। और हमने देखा था किस तरीके से राजसुंदरा देवी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने राजसुंदरा देवी 1880-90 से वो वेस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ था, आज से 200 साल पहले। और वो 60 साल की में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जो मतलब खुद अपने बारे में लिखना जिसको बोलते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी इन बंगला लैंग्वेज में, और जिसका टाइटल था आमार जीवन। इसको मतलब उन्होंने अपने बारे में लिखा, और वो एक बहुत ही बड़ी लैंडलॉर्ड की वाइफ थी। और लेकिन उनका कहना था कि वो इट वॉज बिलीव दैट इट वॉज वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग, उस समय बिलीव किया जाता था कि यदि औरतें यदि पढ़ लिख जाती हैं तो वो अपने हस्बैंड के लिए बैड लक का, उनके हस्बैंड को बैड लक हो जाता है, और वो है ऐसा माना जाता था। और वो जल्दी विडो हो जाती है यदि वो पढ़ लिख लेती हैं तो राजसुंदरा देवी कहती हैं कि उन्होंने उनको सुबह आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट, सुबह सुबह भोर में उठ जाती थी, और टिल आई वुड स्टिल बी एट द अंटिल बियॉन्ड द मिडनाइट, और देर रात तक काम भी करते रहती थी। आई हैड नो रेस्ट इन द बिटवीन, और इस बीच में उनको कोई आराम नहीं मिलता था। आई वॉज ओनली 14 years old एट द टाइम, उस समय वो 14 साल की थी। आई केम टू नचर अ ग्रेट लॉन्गिंग, आई would learn to read and I would read a religious manuscript. I was, तो उनको लगता था कि वो उनको सिर्फ पोषण करना, सब काम करना यही था उनका, और वो पढ़ना चाहती थी। मैं पढ़ूं करके, मैं रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हाथ से लिखी हुई जो किताबें होती हैं उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, तो मैं उसको रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ूं। आई वॉज अनलकी, वो कहती है अपने आप को मैं अनलकी थी। इन दोज डेज वुमेन्स वी आर नॉट एजुकेटेड, उस समय औरतों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थाट्स, अब फिर उन्होंने अपने ही विचार को सोचे, क्या व्हाट इज़ द रॉन्ग विथ मी, मेरे अंदर क्या गलत है। वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट, मतलब वो पढ़ना चाहते थे लेकिन उनको लगा जब औरतें पढ़ ही नहीं सकती तो मैं कैसे कर सकती हूँ इसको। वुमेन देन आई हैड अ ड्रीम, फिर मेरे को एक दिन सपना आया। आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत, द लाइफ ऑफ एक सेंट, एक साधु संत की लाइफ था, लाइफ के बारे में लिखा हुआ किताब है मैन्युस्क्रिप्ट, चैतन्य भागवत उनकी लाइफ के बारे में था। तो उसने उनको सपने में आया कि वो उन्होंने उसको पढ़ा है। Later in the day, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, फिर मैंने किचन में मैं काम कर रही थी और मैंने देखा, मुझे जो आवाज़ सुनाई थी कि मेरे हस्बैंड मेरे बड़े बेटे को कह रहे हैं कि विपिन, आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हियर, व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत की किताब यहाँ रखी है और जब मैं तुमसे मांगूँ तो ये मेरे पास लेकर आना। He left the book there and went away. वो बुक को वहाँ छोड़ के चले गए। When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. और जब मैं बुक को अंदर ले जाने का टाइम आया तो मैंने क्या किया, उसमें से एक पेज को टीयर कर लिया, वो कहती हैं, फाड़ लिया और उसको अच्छे संभाल के रख लिया। It was a job hiding it, for nobody must find it my mind, मतलब इसको छुपाना एक बहुत बड़ा काम था ताकि लोग सब कोई मेरे हाथ में इसको देख ना ले। It was a job hiding, for nobody must find it in my hands. My eldest son was practicing his alphabet at that time. I had one of them as well.
उस समय मेरा बेटा, जो बड़ा बेटा था, वो क्या कर रहा था, अल्फ़ाबेट सीख रहा था, अक्षर वर्णमाला सीख रहा था। तो उन्होंने क्या किया, मैंने उसमें से भी एक पेज को फाड़ के हाइड कर लिया उसको। एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच द लेटर्स फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर्ड। और उस पेज के लेटर्स और चैतन्य वाले जो उन्होंने फाड़े थे, दोनों को मैच कर करके, वो जो वो जानती थी उसको मैच कर करके वो मिलाती थी कि क्या लेटर बोल रहा है। That I remembered. I also tried to match the words with those that I could hear in course of my days. और जब मैं अपने कोर्स के टाइम पे जब सुनती थी, उस लेटर्स को भी मैं याद करती थी और रिमेंबर उसको उसके साथ मैच करने की कोशिश करती थी। With tremendous care and efforts and over a long period of time I have learned to read. और बहुत मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद मुझे पढ़ना आया। After learning the alphabet, Rajsundari Devi was able to read the Chaitanya Bhagavat. बोली उसको जब मिला मिला के मैंने अक्षर पढ़ना सीखा, तब मुझे फिर मैंने इस काबिल हो गई कि मैं चैतन्य भागवत को पढ़ूं। Through her own writing, she also gave the world opportunity to read about women's life in those days. उन्होंने जो लिखे अपनी किताब अमर जीवन, उसमें हमको पता चलता है कि उस समय लोग जो औरतें थी उनके साथ कैसा बिहेव होता था, उस समय उनकी लाइफ्स कैसे होती थी। राजसुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल्स। उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भी एक्सपीरियंस को उसमें शेयर किया है। There were days when she did not have moments rest, no time even to sit down and eat. उनके पास ऐसे वक्त के बारे में उन्होंने लिखा कि उनके पास जो वक्त ही नहीं था, उनके पास टाइम नहीं था, इवन वो कभी आराम से बैठकर खा भी नहीं पाती थी, इतना भी वक्त नहीं हुआ करता था। जैसे अनलाइक राजसुंदरी देवी, रुकैया हुसैन के बारे में हमने देखा था, who were not allowed to learn to read and जिनको पढ़ने के लिए नहीं मिलता था। Large number of the girls attend the school in India today. Despite this, there continue to be the many girls who leave the school for the reason of poverty, inadequate schooling facilities and discrimination. पर आज बहुत से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसा माहौल है कि जहाँ पे कुछ रीज़न है, जैसे गरीबी के कारण स्कूल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसके कारण बच्चे, लड़कियाँ स्कूल जाएं, या किसी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के कारण भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। providing equal facilities, children from all the communities and the class backgrounds, and the particularly girls continues to challenge in India. मतलब ये जो चिल्ड्रंस फ्रॉम दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग हैं, क्लास बैकग्राउंड के लोग हैं, जो उनके आज भी उनके पास ये चैलेंज है ना, स्कूल में जाना है, पढ़ना है, ये चैलेंज ही है बहुत बड़ा। अब देखिए स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, आज का एजुकेशन कैसा है ये हम देखते हैं। हमने पहले क्या से हो रहा था नहीं जाने दिया था, आज का एजुकेशन हम देखते हैं इसको। टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड द स्कूल इन द लार्ज नंबर्स, येट as well as we will see there will still remain the difference between the education of the boys and the girls. अब क्या कह रहा है कि आज तो बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं, इसके बावजूद भी बहुत यहाँ पर डिफरेंस है एजुकेशन में, बॉयज़ और गर्ल्स की डिफरेंट एजुकेशन से। इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 years which counts the whole population of the country. It also gathers the detailed information about the people living in the India, their age, schooling, what work they do, and so on. We use this information to measure many things like the number of literate people and the ratio of the men and women. According to the 1961 census, about 40% of the boys, देखिए क्या बता रहा है कि सेंसस मीन्स क्या होता है, जनगणना, है ना। हाँ, ये जो हर 10 साल में, आपको याद रखना होगा कि जनगणना हर कितने साल में होती है, हर 10 साल में जनगणना होती है। और इसमें लोगों के बारे में जानकारी लोग जाके जानकारी इकट्ठा करते हैं कि उनकी एज कितनी है, वो कहाँ तक पढ़े हैं, वो क्या काम करते हैं, है ना, वो कहाँ तक पढ़े हैं। तो इन सब के जरिए फिर पता चल पाता है कि हमारे देश में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं,
और कितने नहीं हैं पढ़े लिखे। और इवन ये भी पता चलता है कि रेशियो क्या है पढ़े लिखे लोगों का, और वो उसमें से उस रेशियो में से बॉयज़ कितने हैं, लड़कियां कितनी पढ़ी लिखी, ये पता चलता है। इलिटरेट का मतलब देखिए क्या है। 7 years old and above were literate and this they could at least write their names। तो जब 7 साल से उम्र के जो है ऊपर के लोग यदि अपना नाम तक भी लिख लेते हैं, एटलीस्ट अपना नाम भी लिखना सीख जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि वो लिटरेट है। कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन्स इन मोस्ट। देखो, जब सेंसस हुआ तो जनगणना में हम बोल रहे हैं कि सिर्फ 40% ऑफ बॉयज़ और मैन लिटरेट थे, और लेकिन गर्ल्स कितनी थी, सिर्फ 15%, है ना। तो एज कम्पेयर टू बॉयज़ गर्ल्स अभी भी बहुत कम पढ़ी लिखी है। अब जब दोबारा सब एक सेंसेक्स मान लीजिए 2001 में जब जनगणना हुई, तो उस फिगर के हिसाब से बोलते हैं कि 76% बॉयज़ पढ़े लिखे थे और लड़कियां जो थी वो 54% थी। अब क्या हुआ, 2011 हर 10 साल में होता है, तो अब जब 2011 में ये हुआ सेंसस जनगणना हुई, तो उसके फिगर के हिसाब से 82% जो है वो बॉयज़ एंड मेंस पढ़े लिखे थे और 65% ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन। ठीक है, दिस मीन्स दैट द proportion of the men's and women's who are now able to read and have at the least some amount of schooling has increased। मतलब आप बोलिए, जब 2011 में सिर्फ 54% था औरतों का, लेकिन वो बढ़कर 65 हुआ, लेकिन अभी भी दोनों में डिफरेंस देखो, वो 82% है तो यहाँ पे सिर्फ 65% है, तो ये जो गैप है ये काफ़ी है अभी भी, है ना। परसेंटेज ऑफ द मेल एंड ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप। अभी भी ये जो गैप है परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। The gap has not gone away. Here is a table shows the percentage of girls and boys who leave the school for the different social group including the schedule। अब जो स्कूल बच्चे तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ये कुछ टाइम तक के लिए स्कूल जाते हैं, उसके बाद अपना स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट ले लेते हैं ना, ये छोड़ देते हैं बीच में। यू हैव प्रोबेबली नोटिस इन ऑल द टेबल। यहाँ पर देखिए प्राइमरी स्कूल में 1 to 5 दिया है, ऑल बॉयज़ देखिए कितने हैं, रेशियो बता रहा है ना, ड्रॉप आउट रेट है ये, कि कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, ये ड्रॉप आउट रेट बता रहा है आपको यहाँ पे। तो हमने इसमें नोटिस किया कि एसटी और एससी जो है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, गर्ल्स लीव द स्कूल्स एट द रेट दैट इज़ हायर देन कैटेगरी, है ना। तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो गर्ल्स रहती हैं, है ना, ये देखिए यहाँ पर गर्ल्स का देखिए, इनका जो ड्रॉप आउट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों से, जनरल और दूसरों में से एज़ कम्पेयर टू इनका क्या है, एसटी और एससी वालों का ज़्यादा है ड्रॉप आउट। उनके कास्ट वाले बच्चे जल्दी ड्रॉप आउट ले लेते हैं। दिस मीन्स द गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित, एससी और आदिवासी जो है एसटी वाले हैं, बैकग्राउंड्स आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। वो लोग जाते हैं लेकिन बहुत कम समय तक के लिए स्कूल में वो रह पाते हैं। The 2011 census also found that the Muslim girls are lessly likely than SC and ST। अब जो as compared to हम बोले कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका भी ड्रॉप आउट्स कम रहता है। To complete primary school, while the Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years। वो 3 साल तक करीब करीब स्कूल में रहती है। Girls from the other communities spend around 4 years। और वो दूसरे कम्युनिटी के लोग 4 साल स्कूल में रहते हैं, तो ये सिर्फ मुस्लिम वाले तो 3 ईयर्स ही रहते हैं। There are several reasons why children from the Dalit, Adivasi and the Muslim community leave their school। बहुत से रीज़न है कि बच्चे जो कि क्यों स्कूल छोड़ देते हैं, जो दलित परिवार से हैं, आपका आदिवासी परिवार से हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बच्चे आते हैं, वो स्कूल क्यों छोड़ देते हैं। In many parts of the country, especially in the rural and the poor areas, गरीब सप्तक के और गांव के लोगों में देयर आर नॉट इवन विद, क्या होता है कि वहाँ गांव में प्रॉपर स्कूल नहीं है, यदि स्कूल है तो प्रॉपर अच्छी टीचरें नहीं हैं हु टीच इन द रेगुलर बेसिस, जो रेगुलर बेसिस पे वहाँ पढ़ाएं, ऐसे टीचर्स भी नहीं है। इफ़ अ स्कूल इफ इज नॉट क्लोज टू द पीपल्स होम, और बहुत जो स्कूल्स हैं वो बहुत डिस्टेंस पे है
है ना, जहाँ घर है तो उनको 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है स्कूल, तो इसकी वजह भी है ड्रॉप आउट के लिए. And there is no transport like buses or vans. Parents may not be willing to send the girls to the school. और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इतने दूर जाना है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों को इतना दूर स्कूल नहीं भेजते थे. Many families are too poor and unable to bear the cost of education. All all their children. और कुछ तो कम्युनिटी के हैं, बहुत इतने गरीब तबके के लोग हैं कि उनके पास इतने इनफ मनी नहीं है कि वो अपने दोनों, या बोलिए कि बच्चों को पढ़ा सके. तो यदि उनके पास कुछ पैसे हैं भी तो वो प्रेफरेंस करते हैं कि हम अपने बेटे को पढ़ाते हैं, ना कि वो अपनी लड़कियों को भेजते हैं स्कूल. वो अपने बेटे को पढ़ाना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. Boys may get preference in these situations. Many children also have the school because they are discriminated against by their teachers and the classmates, just like Om Prakash Valmiki. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की सर से डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव किया जाता था. तो कुछ वजह ये भी है कि लोग यदि भेदभाव करते हैं तो इसकी वजह से भी बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं. ये भी आपको परसेंटेज बता रहा है फाइंड आउट. और यहाँ देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना का है. देखिए आपको स्लोगन दिख रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ये 2014 में हुआ था कैंपेनिंग, है ना. फ्रॉम द गिवन टेबल कन्वर्ट द फिगर्स ऑफ द प्राइमरी स्कूल. वुमेन्स मूवमेंट. अब कुछ मूवमेंट स्ट्रगल किए वुमेन्स ने अपने लिए ताकि वो इस चीज़ से बाहर आ सके. देखिए, वुमेन्स एंड द गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल. अब पहले लोग भेजते नहीं थे, पर अब उनके पास अधिकार है, स्कूल जाते हैं वो. देयर आर अदर स्पीयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म्स, वायलेंस एंड हेल्थ where the situation of the women and the girls has improved. आज बहुत जगह पे जैसे आज उनको पढ़ने का मौका मिला है, तो यदि उनके खिलाफ कोई हिंसा होती है या उनकी हेल्थ इश्यूज कुछ होता है उनके, तो उसके लिए भी उनको प्रोटेक्शन मिलता है. उनके लिए उस चीज़ के लिए भी उनकी स्थिति में सुधार आया है. दिस चेंजेस हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. ये सिर्फ अचानक से नहीं हो गया कि औरतें पढ़ना, उन लोगों को सब अधिकार मिल गए, उन लोगों को पढ़ाई अच्छी मिलने शुरू हो गई, है ना. तो ये सब अचानक नहीं हुआ है. Women individually and collectively have struggled to bring about these changes. जो औरतें हैं वो, कुछ औरतें अलग अलग रह के और कुछ मिलकर अभियान किया, इन्होंने अभियान छेड़े ताकि उनको अपनी पोजीशन मिल सके. Individual women and the women's organization have the different parts of the country and a part of the movement. और जो आंदोलन हुए, मूवमेंट हुए, इसमें कुछ इंडिविजुअल औरत थी और कुछ ग्रुप में भी सब शामिल हुए और इस तरीके के मूवमेंट उन्होंने किए. Many men support the women's movement as well. कुछ आदमियों ने भी इनका सपोर्ट किया. The diversity, the passion and the efforts of those involved make it very vibrant movement. और जिन सब इनका पैशन है, इनकी जो इच्छा शक्ति थे आगे बढ़ने का, ये सब मूवमेंट्स को आगे बढ़ाया. Different strategies have been used to spread awareness, fight discriminations and seek justice. Here are some glimpses of this struggle. अब ये जो स्ट्रगल्स हुए, अभियान चालू हुए, इसमें बहुत सारी चीज़ थी. लोगों में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस देना, और जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव हो रहा है, उसके अगेंस्ट में लड़ाई करना, तो और अपने न्याय पाने के लिए किया. तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, पॉइंट्स हम कर सकते हैं. देखिए, कैंपेनिंग हुई, अभियान चालू किए गए ना. कैंपेनिंग मीन्स आप बोल सकते हैं अभियान. कैंपेनिंग टू फाइट discriminations and the violence against women are an important part of the women's movement. सबसे पहला important part था women's movement के लिए कैंपेनिंग करना, अभियान चालू किया डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ. Campaigning have also led to the new laws being passed. और कैंपेनिंग के द्वारा क्या हुआ, न्यू लॉज वगैरह पास हुए. A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence
within their family, within their homes, and also the domestic violence, some legal protections. एक कानून बना गया 2006 में, यदि औरतों को कोई भी मेंटल टॉर्चर करता है, मीन्स उनके उनके बारे में कुछ गलत बोलना, उनके उनके लिए कुछ भी अपशब्द का प्रयोग करना, उनको मेंटली टॉर्चर कोई करता है, या कोई फिजिकल वायलेंस, उनको मारपीट करता है, तो ये एक वायलेंस का रूप है और इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का रूप होता है। इसके खिलाफ भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ये कानून बना। Similarly, efforts made by the women's movement led by the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 के में गाइडलाइन आई to protect women against the sexual harassment. सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी एक गाइडलाइन आई कि कोई भी, जैसे आप बोल सकते हैं फिजिकल टॉर्चर या वर्बल बिहेवियर, छेड़छाड़ करना औरतों के साथ, है ना, और सेक्सुअल नेचर में किसी तरीके से आप बोल सकते हैं रेप करना, और जो लड़कियों के साथ बच्चों के साथ रेप कर देते हैं, छेड़ते हैं उनको, आप शब्द का प्रयोग करते हैं उनके लिए, तो इसके खिलाफ भी गाइडलाइंस आई थी कब, 1997 में। In 1980s, for example, women's groups across the country spoke out against the Dowry deaths. और 1980 में लोग इस मूवमेंट में औरतों ने जो ये डॉरी सिस्टम मतलब आप बोल सकते हैं दहेज प्रथा, जो जब शादी के समय में लड़कियों को बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं माँ बाप के घर से, लड़के वाले दहेज मांगते हैं, उसके और उस दहेज ना मिलने के कारण बहुत सी बहुओं को क्या किया जाता है, मार दिया जाता है, उनके हस्बैंड या उनके परिवार वाले उनको मार देते हैं उस बहू को। तो उसके खिलाफ भी कानून आया, कब आया, 1980s में, डॉरी डेथ के अगेंस्ट। केसेस ऑफ द यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज, वही बताया मैंने, दुल्हन को उनके इन लॉज वगैरह, हस्बैंड जो पैसे के लिए लालची है, ग्रीडी मीन्स लालची है ना, क्योंकि उनको और दहेज चाहिए, इसके लिए वो मार देते हैं, उसके खिलाफ हम केस कर सकते हैं। वुमेन्स ग्रुप्स स्पोक आउट है ना, ये देखिए, इवेंचुअली बिकम spoke out against the failure to bring these cases to justice, और इसको न्याय मिले इस तरीके से केसेस को। they did so by coming on the streets, approaching the courts and by sharing information। अब इन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रीट पर उतर के आ गए, है ना, स्ट्रीट में, कमिंग ऑन टू द स्ट्रीट, अब वो स्ट्रीट्स पे उतर के आ गए, लोगों पे नाराबाजी किया, रोड पे आके, स्ट्रीट पे, और कोर्ट में जाके केसेस दर्ज किए, एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, और लोगों से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन को शेयर किया। इवेंचुअली this became the public issue in the newspapers and society, and the dowry laws were changed changed to punish families who seeks dowry। फिर उसके बाद ये कानून बना कि मतलब उस समय ये कानून बना कि जो लोग दहेज लेंगे उनके खिलाफ हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अवेयर हुए लोग, उसके खिलाफ उन्होंने रोड पे उतर गए, उन्होंने बातें की, और सभी लोगों को अवेयर करवाया उसके बारे में। तो इसका एक कानून बना कि जो भी जो दहेज मांगेगा उसके खिलाफ एक कानून बना। देखिए ये सत्या रानी है यहाँ पे, an active member of the women's movement, sitting on the steps of the Supreme Court, surrounded by the legal files gathered during the course of a long legal battle to seek the justice for her daughter who has murdered for dowry। ये देखिए सत्या रानी की तस्वीर है यहाँ पे, जिनके सामने बहुत सारी आपके पास उनके लीगल फाइल्स हैं, जिन्होंने लड़ा अपनी बेटी के लिए, उनकी बेटी को भी दहेज के लिए मार दिया गया था, तो उन्होंने इसके लिए भी फाइट किया था। देखिए उनकी तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के आगे वो बैठी हुई थी। तो अब हम किस तरीके से और अवेयर, पहले हम कैंपेनिंग कर सकते हैं, हम रेजिंग अवेयरनेस, हम लोगों को इसकी जानकारी दे सकते हैं कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, तो हम लोगों को उसकी जब अवेयर कराएंगे लोगों को, तभी पता चलेगा कि हमको क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं। An important part of the women's movement's work is to raise public awareness, लोगों को जागरूक करना, women's rights issues, और लोगों को
जो औरतें हैं उनके अधिकार के बारे में उनको बताना। देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू द स्ट्रीट प्लेस, जैसे नुक्कड़ नाटकों के द्वारा हम उनकी जानकारी हम दे सकते हैं। सॉन्ग्स, गाने के द्वारा, पब्लिक मीटिंग के द्वारा हम लोग औरतों को बता सकते हैं कि उनके राइट, उनको उनकी बारे में क्या अधिकार है उनका, तो हम उनको अवेयर करा सकते हैं। और एक है प्रोटेस्टिंग। द वुमेन्स मूवमेंट raises its voice with the violations against women take place, or for example when a law or the policies act against their interests. Public rallies and demonstrations are very powerful way of drawing attention of the injustice. जैसे प्रोटेस्ट करना मतलब किसके विद्रोह करना। यदि मान लो कुछ ऐसा कानून बना जो हमारे औरतों के खिलाफ है, वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उसका विद्रोह करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप किस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं? रैली निकाली जाती है ताकि लोगों को अटेंशन आए कि ये गलत हो रहा है, लोग नारा लगाते हैं, रैली निकालते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है ना। और एक होता है शोइंग सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मतलब ये कहना कि हम आपका साथ देंगे। द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी विथ अदर वुमेन एंड कॉसेज। एक दूसरी औरत भी आके कहती है कि हम आपका साथ देंगे, सब एक दूसरे का साथ देते हैं। यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट होता है। कब होता है? 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट होता है। टुगेदर टू सेलिब्रेट, यहाँ पर स्ट्रगल के लिए है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये कैंडल लोग जलाए हुए लोग लेकर खड़े हुए लोग हैं। यहाँ पे दिखा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के लोग हैं जो कि बाघा बॉर्डर पे हैं। और 14 अगस्त को क्या पाकिस्तान उस दिन आज़ाद हुआ था और हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। तो यहाँ पर हर साल ऑन 14 अगस्त को क्या होता है, 7,000 पीपल कहाँ बाघा बॉर्डर पे खड़े होते हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं। तो ये था आपका लेसन, आप इसको अपनी बुक से रीडिंग कीजिएगा।